आज के इस डेटा आधारित विश्लेषण में हम एक बेहद ऐतिहासिक और दिलचस्प राज्य के आर्थिक हालात की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजनीतिक शोरगुल और रोजमर्रा के हेडलाइंस से बिल्कुल दूर आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस पर होगा। यानी बिना किसी राजनीतिक चश्मे या विचारधारा के हम सिर्फ ठोस डेटा और फैक्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य की इकोनॉमी असल में किस दिशा में जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य सच में हासिल कर सकता है? इस पूरी आर्थिक पहेली को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे शानदार अतीत और आज की सच्चाई से। फिर बात होगी रोजगार और पलायन की। उसके बाद कृषि के जाल, उद्योगों के पलायन और एक खामोश खतरे यानी डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे $1 ट्रिलियन का लक्ष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले बिंदु पर, शानदार अतीत बनाम आज की वास्तविकता। एक ऐसा राज्य जो कभी आर्थिक रूप से इतना मजबूत था, आज वहां तक कैसे पहुंचा? आइए इस बड़ी गिरावट को आंकड़ों की नजर से देखते हैं। जरा 1961 के इस डेटा पर गौर करें। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन उस वक्त प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे भारत में तीसरे नंबर पर था। उस समय बंगाल की औसत आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। जी हां, 127%। ये उस समय के गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ रहा था, और कोलकाता देश का सबसे बड़ा कमर्शियल हब हुआ करता था। लेकिन आज की सच्चाई एकदम अलग और चौंकाने वाली है। 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय अब सिर्फ 1,85,000 रुपए के करीब है, जबकि पूरे देश का औसत 2,34,000 रुपए है। जो राज्य कभी टॉप 3 में शान से खड़ा था, वो खिसककर 24वें पायदान पर आ गिरा है। सच कहें तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आज यह राज्य औसत आय के मामले में राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों से भी पीछे छूट गया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, रोजगार और भारी पलायन। दो तरह के पलायन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की असली सेहत उसके माइग्रेशन पैटर्न यानी लोगों के पलायन से ही पकड़ी जाती है। जमीनी हकीकत कुछ यूं है कि जो राज्य कभी अपने टॉप साइंटिस्ट और टैलेंटेड लोग पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, आज वो लो स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करने पर मजबूर है। खेती में मजदूरी इतनी कम है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स पूरे देश में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाने को मजबूर हैं। और बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है, व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स और आईटी सेक्टर के युवाओं के लिए भी यहाँ कोई खास करियर ग्रोथ नहीं बची है। नतीजा, वे बेंगलुरु और गुरुग्राम की तरफ रुख कर रहे हैं। और जो लोग पीछे छूट जाते हैं, वे कम सैलरी वाली नौकरियों के साथ बस एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी काट रहे हैं। अक्सर सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। असल विलेन बेरोजगारी नहीं, बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जरा सोचिए, अगर कोई हाईली क्वालिफाइड युवा सिर्फ अपना पेट पालने के लिए कोई कम पैसे वाली डेड एंड जॉब कर रहा है, तो कागजों पर तो वो एम्प्लॉयड है ना? लेकिन उसकी खुद की आर्थिक ग्रोथ बिल्कुल शून्य होती है। ये एक ऐसा वेज क्राइसिस है जो अक्सर बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे छिप जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, कृषि का जाल। एक ऐसा सिस्टमिक चक्रव्यूह जिसे समझना रूरल इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे अच्छी नीयत से बनाई गई नीतियां भी लंबे समय में विनाशकारी साबित हो सकती हैं। 1977 में आई भूमि सुधार नीति का ही उदाहरण लेते हैं। इसका सैद्धांतिक इरादा बहुत ही नेक था, गरीबों को जमीन बांटना और समाज में समानता लाना। और सच कहें तो शुरुआत में इससे कुछ समानता आई भी, लेकिन व्यवहारिक वास्तविकता क्या निकली? दशकों बाद आज वे जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो चुके हैं कि उन पर खेती करना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जबरदस्त फायदा पंजाब और हरियाणा को मिला, बंगाल अपने इन्हीं छोटे जमीनी टुकड़ों के कारण उससे पूरी तरह अछूता रह गया। ये पूरा चक्रव्यूह कैसे काम करता है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक गरीब किसान अपनी छोटी सी जमीन को किसी अमीर आदमी को पट्टे या लीज पर दे देता है। दूसरा, क्योंकि उस अमीर आदमी के पास जमीन का पूरा मालिकाना हक नहीं है, वो सिर्फ लीज पर है, तो तीसरा नतीजा ये होता है कि वो उस जमीन पर ₹1 का भी निवेश या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करता, ना आधुनिक सिंचाई लगाता है, ना कोल्ड स्टोरेज। और इसका चौथा और अंतिम परिणाम, कृषि स्थायी रूप से पंगु हो जाती है। ये पूरा सिस्टम वेल्थ क्रिएशन को जड़ से खत्म कर देता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे और सबसे दर्दनाक पहलू की, उद्योगों का पलायन यानी पूंजी की उड़ान। एक ऐसा राज्य जो कभी टाटा और बिरला जैसे दिग्गज ग्रुप्स की पहली पसंद हुआ करता था, उसका इतना भयंकर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो गया?
अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो साफ दिखता है कि इंडस्ट्रीज का जाना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। 1960 के दशक के अंत में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर 1977 में वामपंथी नीतियों ने इस पूंजी के पलायन में आग में घी का काम किया। 2000 के दशक में कॉरपोरेट्स को वापस लाने की कुछ कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन पूंजीवाद को लेकर राजनीतिक और वैचारिक पैनिक ने उन कोशिशों पर भी ब्रेक लगा दिया। और 2011 से 2025 के बीच का आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। 6,688 से ज्यादा कंपनियों ने या तो अपना बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर दिया या फिर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गई। इस चार्ट को देखिए, यह असल त्रासदी को पूरी तरह बेनकाब करता है। 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का हिस्सा सिकुड़कर सिर्फ 21% रह गया है। अगर इसकी तुलना हम असम के 36% या केरल के 24% से करें तो साफ समझ आता है कि बंगाल जैसा एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस आज सबसे निचले पायदान पर कैसे आ गिरा है। जाहिर है, जब उद्योग नहीं होंगे तो खजाना भी खाली होगा, और खाली खजाने का मतलब है भयंकर वित्तीय संकट। सरकार को पिछले 30 सालों में व्यवसायों को दिए गए बिजनेस इंसेंटिव्स तक रद्द करने पड़े। आज राज्य टैक्स रेवेन्यू के लिए 45% तक सिर्फ शराब की बिक्री पर निर्भर है। राज्य का अपना टैक्स कलेक्शन गिर रहा है, जिससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बंद हो गया है, और ऊपर से राज्य का डेट टू जीडीपी रेशियो यानी कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फ्रीबीज के सहारे चल रही है। इन तमाम आर्थिक चुनौतियों के शोर में एक और खतरा खामोशी से पनप रहा है, और ये है हमारा 5वां पॉइंट, डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। एक ऐसा खतरा जिस पर शायद बहुत कम बात होती है। हम पूरे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड और युवा आबादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.6 रह गई है। ये राष्ट्रीय औसत 2.0 और पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से बहुत नीचे है। और कोलकाता का अनुमानित आंकड़ा तो सुन के आप दंग रह जाएंगे। ये लगभग 1.1 है। ये आंकड़ा कोलकाता को सीधे जापान के उस गंभीर डेमोग्राफिक संकट के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट लाल झंडी है। जरा सोचिए, एक सिकुड़ती हुई आबादी और उसके साथ एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था। ये कॉम्बिनेशन लंबे समय तक टिके रहने के लिए सच में बहुत जानलेवा है। एक कम होता वर्कफोर्स और पहले से ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था भविष्य की किसी भी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य। क्या सच में इस राज्य की इकोनॉमी उस जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है? इस स्थिति को पलटने के लिए सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बेहद कड़े सुधारों की जरूरत है। पिछले 13 सालों में से 11 बार रियल जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से पीछे ही रही है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर असल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना होगा। भविष्य में लिए जाने वाले गैर उत्पादक कर्जों पर सख्त लगाम कसनी होगी। राज्य को तुरंत खुद को एक स्थायी एंटरप्रेन्योरियल हब के रूप में फिर से स्थापित करना होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए कृषि और माइक्रो सेक्टर्स को अग्रेसिव तरीके से प्रमोट करना होगा। ये बात समझनी होगी कि केवल एमएसपी बढ़ा देना या कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना कभी भी वेल्थ क्रिएशन का विकल्प नहीं हो सकता। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बेहद जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या कोई राज्य बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक औद्योगिक और कृषि सुधार किए बिना मुख्य रूप से सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज पर निर्भर रहकर सच में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण ने हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंकड़ों को समझते रहें और सीखते रहें।